हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग इसमें पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें जो है हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो है फंडामेंटल राइट को हम लोग पढ़े थे, डीपीएसपी को पढ़े, ठीक है। आज हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव को पढ़ेंगे, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन जो है यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी फैक्ट हैं, ठीक है। और ये लगभग पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का 30% अकेले ये चैप्टर कवर करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आएंगे, क्या होता है, चलो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव स्टार्ट पहले जानते हैं कि दो प्रकार के एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम और एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज आल्सो द कैबिनेट, इसको कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहते हैं, क्योंकि ये जो एग्जीक्यूटिव होती है वो जो है रिस्पॉन्सिबल होती है टू द लेजिस्लेटिव, ठीक है। वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं क्योंकि ब्रिटेन में शुरू हुआ था ये, ठीक है। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है वो डुअल एग्जीक्यूटिव होता है। इसमें एक नॉमिनल होंगे और एक जो है रियल हेड होंगे, ठीक है। नॉमिनल मतलब एक प्रेसिडेंट होगा या राजा होगा, ठीक है। जैसे ब्रिटेन में राजा है, भारत में जो है राष्ट्रपति है, तो वो नॉमिनल हेड हुए। रियल हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। ब्रिटेन में भी प्राइम मिनिस्टर, इंडिया में भी, ठीक है। इंडिया फॉलो दिस थिंग्स, मतलब हम भारतीय जो है इसको फॉलो करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्यों इसको हम लोग फॉलो किए, ठीक है। इंडिया फॉलो दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इंडिया, ये सब जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में बेसिकली सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है इसमें, ठीक है। प्रेसिडेंट जो होते हैं यहाँ के कंबाइंस द हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक है। वो सिंगल ही रहते हैं, वही वही रियल और वही नॉमिनल होते हैं, ठीक है। प्लस हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं और देश के भी हेड होते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्राज़ील में है, रसिया में है, श्रीलंका में है, यूएस में है, ठीक है। आगे देखते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या जो है फीचर हैं। तो नेचर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ डुअल गवर्नमेंट होता है, यहाँ सिंगल होता है प्रेसिडेंट में। हेड ऑफ स्टेट यहाँ द सेरेमोनियल होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट या मोनार्क होगा, राजा होगा। यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट इज द रियल पावर होगा, ठीक है। हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर होता है यहाँ पार्लियामेंट्री में, जबकि प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट होता है। रिलेशन विद द लेजिस्लेटिव, ये स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है, लेजिस्लेटिव से। जबकि प्रेसिडेंशियल में सेपरेशन ऑफ पावर की कॉन्सेप्ट होता है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पार्ट 5, आर्टिकल 52 टू 78 तक है, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 52 से लेकर और 78 तक जो है आता है, और ये पार्ट 5 में है, ठीक है। तो ये सब फैक्ट हमें पता होना चाहिए। बेसिकली ये चार जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज रखते हैं। इसमें जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं, ठीक है, जो कि नॉमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन होते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, इनकी पोजीशन भी यही है, ठीक है। पहले पर राष्ट्रपति, दूसरे पर उपराष्ट्रपति, तीसरे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, ठीक है। इसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही वो भी होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक है। ये भी इसके पार्ट हैं, ओके, यूनियन एग्जीक्यूटिव के। आगे देखते हैं की कॉन्सेप्ट क्या है, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वर्सेस परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब 5 साल के लिए सरकार जो बनी उसे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। परमानेंट मतलब जो ब्यूरोक्रेसी काम कर रही होती है, ठीक है, वो नहीं बदलती। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में पीएम आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं जो कि डिसीजन लेते हैं और मेकिंग अथॉरिटीज होते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में ब्यूरोक्रेसी होती है, जो आईएएस अधिकारी होते हैं, ठीक है, एंड कंटिन्यूटी होती है इनमें, और इम्प्लीमेंटेशन जो है ये प्रोग्राम का करते हैं। आगे जो है हम लोग देखेंगे डुअल एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। डुअल एग्जीक्यूटिव होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ठीक है। हम लोगों ने जाना कि प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल होता है, प्राइम मिनिस्टर जो है रियल हेड होता है। द कैबिनेट इज द रियल सेट ऑफ द पावर्स इन इंडिया, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है, ठीक है। जो कैबिनेट होता है वो रियल पावर रखता है। फ्यूजन ऑफ द पावर्स, एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटर, ठीक है। हॉलमार्क्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, ओके। आगे देखते हैं कुछ फैक्ट है। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो मस्ट मेंटेन द कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा, ठीक है, उन्हें लोकसभा में कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना होगा एग्जीक्यूटिव को, ये कहता है, इसे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। और ये आर्टिकल 75 सब सेक्शन 3 में अंतर्गत आता है। इंडिया सिस्टम इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द वेस्टमिंस्टर मॉडल,
ओके, तो ये मॉडिफाइड वर्जन है ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई इंडिया एडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारत ने क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों अपनाया? तो कोर रीजन ये है कि फैमिलियर थे हम लोग, फैमिलियरिटी था, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से चलती थी, और जो है वो भी भारत में ही उसी तरह का स्ट्रक्चर को डेवलप किए, ठीक है। तो फैमिलियरिटी था, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन थे, वर्किंग एक्सपीरियंस सिंस द 1919, तो 1919 से जो है ये एक्सपीरियंस चल रहा था आज़ादी के समय से, तो जो है यहाँ की गवर्नेंस सिस्टम उसी तरह डेवलप हो चुकी थी, तो हम लोग इसीलिए सहजता के लिए अपनाया गया। दूसरा, इंश्योर द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ये अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करता है, क्यों? क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेटिव के प्रति जो है रिस्पॉन्सिबल होता है टू लेजिस्लेचर, प्रिवेंट्स अथॉरिटेरियनिज्म, ठीक है, ये जो है अथॉरिटी यानी कि तानाशाही को रोकता है, ठीक है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें जवाबदेहिता होता है। अगला है सुटेबल फॉर द डाइवर्स नेशन, ठीक है, अपना भारत जो है बहुत डाइवर्स है, तो उसको भी, उसके लिए भी जरूरी है। विद द मेनी रिलीजियस, यहाँ बहुत सारे रिलीजन है, लैंग्वेज है, एंड द एथनोसिटीज है, ठीक है। तो इस कारण आगे कुछ फैक्ट देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो था अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उसने रिजेक्ट किया प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेयरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द पावर, ठीक है, तो उसमें जो है पावर किसी के पास कंसंट्रेट ना हो जाए, इसलिए इसको रिजेक्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिन्होंने संविधान बनाया था जिस सभा ने। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी प्रोवाइड द बोथ द स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी रहता है इसमें और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, ठीक है। एआरसी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो कमीशन था उन्होंने रिकमेंड किया था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इंडियाज हेट्रोजिनिटी, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है भारत की जो विविधता है उसके लिए। अलाउ द ग्रेटर रिस्पॉन्सिवनेस थ्रू द क्वेश्चन आवर, ठीक है, क्वेश्चन आवर है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोशन है, सेंसर है, एंड द नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, ठीक है, इससे जो है हम ग्रेटर रिस्पॉन्सिवनेस बनाते हैं एग्जीक्यूटिव को, ठीक है। आगे अगला टॉपिक है फेडरल एंड यूनिटरी नेचर, ठीक है, फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल मतलब हो गया स्टेट्स प्लस यूनियन को सब्जेक्ट डिसाइड होता है बाय द सुप्रीम कोर्ट, सॉरी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जबकि यूनिटरी में सर्वश्रेष्ठ पावर होता है सेंटर के पास, ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन में केवल यूनिटरी ऑफ नेचर है क्योंकि वहाँ एक सेंटर ही है और कुछ अथॉरिटी अपना जो है कार्य उसको सौंपेगा कि ये करो, जबकि भारत में ऐसा नहीं है, उसको स्टेट्स को सब्जेक्ट डिसाइड है शेड्यूल 7 के अंतर्गत, वो अपने सब्जेक्ट पे काम करता है जबकि सेंटर अपने काम पे काम करता है, ठीक है। तो इसमें ये दो चीज़ जो है यूनिटरी एंड फेडरल में डिफरेंस बनाती है। वैसे तो भारत में जो है यूनिटरी काफ़ी स्ट्रांग है, आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या फीचर है, क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो फेडरल फीचर दो जो जिसमें दोनों को राइट है, क्या क्या है, तो बेसिकली रिटर्न एंड द पार्सली रिजेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, इसमें लिखित होता है कि इसे सब्जेक्ट होगा। दूसरा, क्लियर डिवीजन ऑफ द पावर्स होता है इसमें, ठीक है, यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट होता है 7 शेड्यूल जैसा मैंने बताया। आगे बाई कैमरल लेजिस्लेटिव होता है, ठीक है, द्विसदनीय जैसे होता है राज्यसभा एंड द प्रोटेक्ट्स स्टेट इंटरेस्ट, ठीक है, राज्यसभा जो है राज्य से आते हैं, राज्य के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वो जो अपना इंटरेस्ट आते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट को बना के रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है एडजुडिकेट्स सेंटर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एजुकेट सेंटर स्टेट डिस्प्यूट आर्टिकल 131, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी मॉनिटरिंग करता है, ठीक है, स्टेट डिस्प्यूट्स अगर आते हैं तो। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ठीक है, कैग्स, ईसी एंड यूपीएससी, ओके। तो ये सब जो है फेडरल सिस्टम है। आगे यूनिटरी सिस्टम को फीचर्स को देखते हैं, तो इसमें सिंगल सिटीजनशिप होता है, यस, केवल भारत में केवल सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, यानी कि रेजुडरी पावर विद द यूनियंस आर्टिकल 248, ठीक है, 248 के तहत ये भारत में जो है रेजुडरी पावर यानी कि जो बचा कुचा पावर है वो किसके पास चला जाता है, तो केंद्र सरकार के पास चला जाता है, यूनियन गवर्नमेंट के पास। आगे ऑल इंडिया सर्विसेज, यस, ऑल इंडिया सर्विसेज जो होते हैं वो मेंटेन द एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मिटी, ओके, वो जो है केवल और केवल सेंटर द्वारा नियुक्त अधिकारी होते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है, कन्वर्ट सिस्टम टू यूनिटरी टेम्परेरी, ओके, इमरजेंसी सिस्टम जो होता है इमरजेंसी के दौरान जो है पावरफुल रहता है सेंटर, ठीक है, यूनिटरी नेचर है वो। अदर नेचर इज द सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है भारत में, इमरजेंसी प्रोविजन सिंगल सिटीजनशिप,
इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ऑल इंडिया सर्विसेज, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स, ये सब जो है यूनिटरी फीचर ऑफ इंडिया के यूनिटरी फीचर है। ठीक है, हाई वैल्यू पॉइंट्स क्या है इसमें फैक्ट, तो केसी वेयर ने कहा था इंडिया इज ए क्वासी फेडरल विद ये यूनिटरी बाइसेस। ठीक है, सरकारिया कमीशन ने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग सेंटर नेसेसरी फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन। आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट कैन नॉट सिकेट, मतलब राज्य अलग नहीं हो सकते। ठीक है, अगला टॉपिक है प्रेसिडेंट। ठीक है, अब प्रेसिडेंट को हम लोग इतना समझने के बाद अब पहले टॉपिक पे आते हैं और पहला आर्टिकल देखते हैं 51 52। ठीक है, पहला आर्टिकल है 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, तो देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 क्या कहता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव हेड होगा, वही जो है भारत के यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड होगा। ठीक है, और हेड ऑफ स्टेट होगा। आर्टिकल 54 क्या कहता है कि इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द इलेक्टेड एमपीस प्लस इलेक्टेड एमएलएस। ठीक है, एमएलसी जो है कैन नॉट वोट, तो जितने भी जो है एमपी होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के। ठीक है, और जो है मनोनीत लोग नहीं होंगे इसमें। ठीक है, न तो राज्यसभा के और लोकसभा के तो हैं ही नहीं अब। ठीक है, तो एमएलए जो है इलेक्टेड होंगे। ठीक है, सारे स्टेट के होंगे, और दिल्ली एंड पुदुचेरी के जो है एमएलए जो है इलेक्टेड मेंबर होंगे यहाँ के। ठीक है, इन्हें जो है 1992 में जो है इनको जो है जोड़ा गया और ये जो है वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, आगे आर्टिकल 55 क्या है, तो जो है मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स। ठीक है, पीआरएस की बात करता है, द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और द एसटीबी वोट्स ऑफ ए वन एमएलए वोट इन एनी स्टेट, तो किसी राज्य में जो है एक एमएलए के वोट का मतलब क्या होगा, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बटे टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट इनटू 1000। ठीक है, इससे जो है एक एमएलए का मत मूल्य निकलेगा। दूसरा, वैल्यू ऑफ द वन एमपी वोट इन द पार्लियामेंट। ठीक है, बराबर टोटल वैल्यू ऑफ द इलेक्टेड एमएलए इन द ऑल स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस से भाग दिया जाएगा। ठीक है, तो एक एमपी का जो है मतमूल्य निकलेगा और यहाँ एक एमएलए का। ठीक है, जब मतमूल्य निकल आए, ठीक है, वोटिंग हो जाए, फार्मूला फॉर द कोटा टू विन द प्रेसिडेंट इलेक्शन। ठीक है, तो किस तरह से जो है इलेक्शन में जो है काउंटिंग होगा, तो बेसिकली ये जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव एंड सिंगल और ट्रांसफरेबल वोटिंग होता है। ठीक है, तो इसमें जो है 50% प्लस 1 50% प्लस 1 वोट पाना होता है। ठीक है, इसमें 51 प्लस, अगर कोई व्यक्ति 50% प्लस नहीं आता तो दूसरे जो है अगर प्रत्याशी जो है, यदि प्रत्याशी न्यूनतम कोटा यानी कि 50% प्लस 1 प्राप्त कर लेता है तो वह सफल होगा, नहीं तो उसे दूसरा चक्र की गणना शुरू हो जाएगी। दूसरा चक्र की गणना मतलब जैसे कोई व्यक्ति 4 लोग चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, तो पहला जैसे 1 2 3 और 4। ठीक है, तो कोई व्यक्ति होगा तो उनको जो है इनमें नंबरिंग देना होता है, तो पहले नंबर पे किसको चुने, दूसरे पे किसको चुने, तीसरे पे, चौथे। ठीक है, तो पहले वन राउंडिंग में अगर कोई 50% 1 पे नहीं आ रहा है तो दूसरा काउंटिंग होगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा होगा। इस तरह से जो है काउंटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फैक्ट्स देखते हैं इनके बारे में। और तो यहाँ पे जो है इनके इलेक्शन में 1971 का सेंसस यूज किया जा रहा है, 1971 का। ठीक है, 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा जो है आर्टिकल 50 में, ठीक है, जो 1971 का डाटा था विल बी यूज बाय द 2026, तो 2026 तक उसी डाटा को यूज किया जाएगा। ठीक है, ये कहता है 84वीं संविधान संशोधन 2001। ठीक है, अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू इलेक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन 1952, इस एक्ट के द्वारा जो है इलेक्शन कराया जाता है। ठीक है, और कौन इलेक्शन कराता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। ठीक है, तो 70 सॉरी वहाँ पे मैंने 77 बोल दिया था। 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में जो है दिल्ली और पुडुचेरी को चुनाव में पार्टिसिपेट करने का जो है इलेक्टेड मेंबर जो है एमएलए जो है वो पार्टिसिपेट किए, करना शुरू किए। ठीक है, 31 अक्टूबर 1919 को, ठीक है सॉरी 2019 को जो है जम्मू कश्मीर के भी इसमें ऐड कर दिए गए मेंबर और वोट देना शुरू हो गया। ठीक है,
कम से कम 50-50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए और अनुमोदित होनी चाहिए, ठीक है, इनके चुनाव लड़ने के लिए। उम्मीदवार के लिए जमानत राशि लगभग 15,000 रुपये, अगर 1/6 वोट भी नहीं पाया तो उसका जमानत जब्त हो जाएगा, और जो है भारतीय निर्वाचन आयोग जो है इसका चुनाव कराएगा, ठीक है। आगे आर्टिकल 56 जो है, प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ द 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल के लिए वो अपना ऑफिस को संभालेंगे। होल्ड्स द ऑफिस एंड होल्ड्स द ऑफिस टिल न्यू प्रेसिडेंट विल बी टेक, ठीक है, जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं आ जाएंगे तब तक अपने डेट पर बना रहेगा वो अपने अपने पद पर। आर्टिकल 57 कहता है एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन, ठीक है, कितनों भी बार भारत का राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है, कितनों बार, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड इन ट्विस, दो बार इलेक्टेड हुए थे, 1952 एंड 1957, ठीक है। कैन अनलिमिटेड इलेक्टेड, बट द यूएस में केवल 2 बार जो है चुने जा सकते हैं राष्ट्रपति बस, ठीक है। अगला पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, तो बेसिकली पीएम, मिनिस्टर्स, जज, कैग, एजीआई, सीएफसी, गवर्नर्स, इन सबको जो है अपॉइंट करेगा, ठीक है। आगे हम लोग डीपली सब पढ़ेंगे। और जो है अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेट किसका करेंगे, यूनियन टेरिटरी का एंड सेट्स ऑफ द कमीशन का, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर क्या है, लेजिस्लेटिव पावर में जो है समन्स, प्रोग एंड डिसॉल्व लोकसभा, ओके। ज्वाइंट सेटिंग ऑफ द पार्लियामेंट बुलाएगा 108 के आर्टिकल के तहत, नॉमिनेट करेगा 12 मेंबर को राज्यसभा के, ठीक है। इन सबको हम लोग डीप पढ़ने वाले हैं इसमें आगे बढ़ के। ऑर्डिनेंस 123 के तहत उन्हें ऑर्डिनेंस जारी करने का पावर है, वैलिड फॉर द 6 मंथ 6 वीक आफ्टर द पार्लियामेंट रिकन्वेंस, ठीक है, पार्लियामेंट चल गया उसके 6 सप्ताह तक ही केवल वो मान्य रहता है। कैन रिटर्न एडवाइस वंस, ठीक है, उसे वापस लिया जा सकता है। मस्ट ये एक्सेप्ट सेकेंड टाइम्स, ठीक है, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ज्यूडिशरी पावर क्या है, इम्पोर्टेंस, कम्यूट्स, रिमिट्स, सेंटेंस, आर्टिकल 72 के तहत पावर है इन्हें, ठीक है, माफ करने का। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है इन्हें ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143 के तहत, ठीक है। इमरजेंसी में भी पावर है इनको, नेशनल इमरजेंसी 352 में, और जो है प्रेसिडेंट रूल 356 में, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में, ठीक है। और जो है नेवर यूज, अभी तक जो है फाइनेंशियल जो है इमरजेंसी नहीं लगा भारत में। एक्स्ट्रा इंसाइट इनको क्या है, प्रेसिडेंट इज नॉट ये रबर स्टाम्प, हैज द सिचुएशनल डिस्क्रिशन पावर रखता है, ठीक है। एसआर बम्बई केस में कर्टेल द मिसयूज ऑफ द 356, प्रेसिडेंट्स रोल एक्सपैंड्स व्हेन द नो पार्टी इज मेजॉरिटी, ठीक है, तो प्रेसिडेंट का रोल बढ़ जाता है कोई मेजॉरिटी नहीं पाई तो। आगे इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंशियल हाईलाइट क्या है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के बारे में हम कौन से प्रेसिडेंट के बारे में हाईलाइट है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ओनली प्रेसिडेंट विद द 2 टर्म्स, 2 बार के लिए चुने गए। जाकिर हुसैन थे जो कि जो है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे और अपने ऑफिस पर डाई किए थे। इनके साथ ही फखरुद्दीन अली अहमद भी अपने पद पर रहते हुए डेथ हुआ था, ठीक है। बीबी गिरी जो है फर्स्ट एडहॉक जो है प्रेसिडेंट बने हैं। नीलम संजीव रेड्डी जो है सबसे युवा थे और इलेक्टेड अनअपोज्ड, ठीक है, बिना किसी विरोध के आर नारायणन फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट थे, ठीक है। इंस्टेड ऑन द एडवाइस बेस्ड गवर्नेंस एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, इन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहते हैं। साइंटिस्ट स्टेट्समैन कहते हैं। यम हिदायतुल्लाह जो है इससे पहले जो है जज रह चुके थे, सीजीआई थे भारत के। ज्ञानी जैल सिंह ने वीटो पावर यूज किया था, तो ये सब फैक्ट जो है पूछता है। आगे आर वेंकटरमन जो है वाज द फर्स्ट ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट, मतलब सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट चुने गए थे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है वो फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट थे। 18th प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो फर्स्ट ट्राइबल वीमेन प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना। सेकंड दलित में वो उससे पहले थे, वो थे। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन आर्टिकल 58 के तहत आता है। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। क्वालिफिकेशन फॉर द लोकसभा मेंबरशिप होनी चाहिए। नो ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, मिनिस्टर्स, ठीक है, और जो है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं वो नॉट इंक्लूडेड इन द ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, तो ये ध्यान रखना। नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, पढ़े हों चाहे नहीं पढ़े हों। एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या है, प्रेसिडेंट कैन नॉट बी एमपी एमएलए सिमिल्टेनियसली, ठीक है, इफ इलेक्टेड लेजिस्लेटिव सीट्स
ऑटोमेटिकली वैकेट। ओके, आगे देखते हैं आर्टिकल 59, प्रेसिडेंट विल नॉट बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, वो जो है वो एमपी और एमएलए नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 59(3) कहता है कि इन्हें जो इनॉर्मस एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट है इसके तहत मिलेगा। 59 के तहत इन्हें जो है शेड्यूल 3 के तहत नहीं मिलता, तो ध्यान रखना 2 के तहत नहीं मिलता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट बिल डिसाइड सैलरी लेटेस्ट एक्ट 2018 के तहत 5 लाख रुपए सैलरी है पर मंथ। ठीक है, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और गवर्नर्स जो होते हैं, इनको जो है सैलरी एंड अलाउंसेस जो है 2nd शेड्यूल के तहत नहीं मिलता है, इन्हें जो है अदर आर्टिकल के तहत मिलता है। तो ध्यान रखना। आर्टिकल 60 क्या है? ओथ और द एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। शेड्यूल 3 नॉट इंक्लूड द प्रेसिडेंट। सॉरी, यहाँ पे एक गलती हो गया, क्षमा चाहूँगा। जो जो अलाउंसेस हैं वो इनको 53 इससे मिलता है। ठीक है, और जो ओथ एंड अफर्मेशन है आर्टिकल 60 के तहत है। ठीक है, शेड्यूल 3 के तहत नहीं है, तो यहाँ पे जो है कंफ्यूजन है, तो ध्यान रखना। ठीक है, शेड्यूल जो 2 है उसमें ओथ एंड अफर्मेशन है। ठीक है, यहाँ फिर डाउट आ रहा है। ठीक है, ओथ अफर्मेशन नहीं है। 2nd में जो है पहले सैलरी है। ठीक है, सैलरी है, और 3rd में क्या है? 3rd में जो है ओथ है। ठीक है, तो ओथ जो है राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के तहत लेता है। ठीक है, ना कि शेड्यूल 3 के तहत लेता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन अपना क्लियर कर लेना। ठीक है, जबकि वो सैलरी, वो जो अपना सैलरी है वो 2nd शेड्यूल के तहत ही आता है उसका भी। ठीक है, तो देख लेना। ये आगे बढ़ते हैं। 61 क्या है? इम्पीचमेंट की बात करता है प्रेसिडेंट के। ठीक है, रीजन क्या है? तो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा तो उसके ऊपर जो है इम्पीचमेंट आएगा। और जो है स्टार्ट बाय द पार्लियामेंट से स्टार्ट होता है, ये बेसिकली क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। इम्पीचमेंट कैसे लगता है? तो इससे पहले एनी हाउस, किसी हाउस में जो है प्रायर 14 दिन का वो बताना होगा। ठीक है, कि जो है मैं ला रहा हूँ इनको हटाने के लिए, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए प्रपोजल ऑफ द 1/4 मेंबर का प्रपोजल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 2/3 मेजोरिटी से वो पास होना चाहिए। फिर दूसरी हाउस में जाएगा, वो इन्वेस्टिगेट करेगा। उसके बाद वो जब पास करेगा 2/3 से, देन प्रेसिडेंट विल बी नॉट प्रेसिडेंट। ठीक है, वो हट जाएंगे अपने पद से। आगे पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब हम लोग डीपली जो है इनके एग्जीक्यूटिव पावर को देखेंगे और सारे पावर को इनके देखेंगे और देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं कि जो है उन्हें कार्यपालिका की क्या शक्ति है, एग्जीक्यूटिव क्या शक्ति है। ठीक है, तो ये बेसिकली अपॉइंट करेंगे, अपॉइंट अथॉरिटी अक्रॉस द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होते हैं उसके जो है अपॉइंटमेंट करेंगे। डिप्लोमेटिक पावर्स इनके पास, रिसीव फॉरेन इनवॉइस, साइंस ट्रीटीज। ठीक है, ऑन द गवर्नमेंट एडवाइस, हेड ऑन द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस टेकन इन द प्रेसिडेंट्स नेम। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स ऑन द पीएम एडवाइस, एलोकेट द रिसफल्स एंड द पोर्टफोलियोस अमंग द मिनिस्टर। ठीक है, अटॉर्नी जनरल की ये नियुक्ति करेंगे, कैग की नियुक्ति करेंगे, इलेक्शन कमीशन और अदर मेंबर की करेंगे, यूपीएससी चेयरमैन एंड मेंबर की करेंगे, फाइनेंशियल कमीशन एंड मेंबर के करेंगे। ठीक है, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स करेंगे, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, हाई कोर्ट्स के जजों की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, और जो है ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ को अपॉइंट करेंगे। ये जो अपॉइंट करेंगे एम्बेसडर्स को, हाई कमिश्नर्स को एंड द डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स को। रिसीव द क्रेडेंशियल फ्रॉम द फॉरेन डिप्लोमेट, जब आएंगे तो ये रिसीव करेंगे, मतलब इनसे मिलेंगे। कैन सी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पीएम एंड द यूनियन मिनिस्टर्स। ठीक है, इनसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। डायरेक्ट टू द पीएम एंड प्लेस पर्टिकुलर इशू बिफोर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, मेक्स रूल फॉर द कन्वीनियंस ट्रांजेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेसेस। ठीक है, अपॉइंटमेंट मेंबर्स ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल एंड द जोनल काउंसिल। ठीक है, उसके मेंबर को नियुक्त करेंगे। आगे देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी लेजिस्लेटिव पावर इनको क्या है? तो विदाउट प्रेसिडेंट एसेंट नो बिल बिकेम एक्ट। ठीक है, इनका दस्तखत होगा तभी एक्ट बनेगा कोई बिल। बीटो पावर है इनको पास। कौन कौन बीटो पावर है इनको?
तो एब्सोल्यूट वीटो है, सस्पेक्टिव है, पॉकेट वीटो है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द स्टेट बिल, समन्स है इनके पास, ये जो है पार्लियामेंट को समन करते हैं सेशन चलने के लिए, प्रोरोग करते हैं उसको रोकने के लिए, डिसॉल्व करते हैं ये, एड्रेस करते हैं, और फर्स्ट सेशन आफ्टर द ईच जनरल इलेक्शन के बाद ये जो एड्रेस करते हैं, एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन एवरी ईयर, बजट सेशन को संबोधित करते हैं, नॉमिनेट द 12 मेंबर्स इन द राज्यसभा, आर्ट साइंस लिटरेचर सोशल एंड सर्विस में नॉमिनेट्स 2 एंग्लो इंडियंस को करते थे, बट जो है आर्टिकल 31 नाउ द एबॉलिश्ड बाय द 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, तो उसे हटा दिया गया है, पहले 2 एंग्लो इंडियंस को करते थे। प्रायर रिकमेंडेशन इज द रिक्वायर्ड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द मनी बिल में प्रायर जो है परमिशन लेना होता है, प्रायर रिकमेंडेशन इज द नीडेड फॉर द फाइनेंशियल बिल 1 एंड 2, ठीक है, प्रायर रिकमेंडेशन आर द रिक्वायर्ड टू डिमांड्स इन्वॉल्विंग द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकालना है तो पहले प्रायर परमिशन लेना होगा। ये बिल बिकेम्स एन एक्ट ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट असेंट, कैन गिव असेंट विद withhold the assent or the written will accept the money bill, ठीक है, must give assent to constitution amendment bill, ठीक है, मनी बिल और इस पे जो है इनको अनुमति देना ही होगा, ठीक है, कैन prorogue and the ordinance when the parliament is not a session, ठीक है जी, ये जो है अध्यादेश जारी करेंगे, ऑर्डिनेंस जारी करेंगे, इस सेशन में नहीं है पार्लियामेंट, ऑर्डिनेंस हैज सेम फोर्स एज द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ओके, कैन विड्रॉ एंड द ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, लेज द रिपोर्ट ऑन द कैग यूपीएससी फाइनेंस कमीशन ईटीसी ऑन द पार्लियामेंट, ठीक है, ये रिपोर्ट रखेंगे। आगे जुडिशरी पावर इनको देखते हैं, तो ये यूनिक पावर रखते हैं टू पॉर्डन्स डेथ सेंटेंस का केवल इन्हीं को माफ करने का पावर है, लेकिन ये जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो है उस पर काम करते हैं, ठीक है, और जो है डेथ को गवर्नर माफ नहीं कर सकता। अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, कैन सीक द सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइस अंडर द आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिडिक्शन, कैन ग्रांट्स pardons, reprieves, respite, remission of the punishment आर्टिकल 52, ठीक है, कैन सस्पेंड remits commutes sentences of any person convicted under the union law, can pardons even the death sentences unique among the Indian authorities, has power over the court martial punishment, receive the resignation of the high court and supreme court judges, okay, can remove the judges supreme court high court and the parliament recommendation, okay, impeachment कर सकते हैं, appoint members the law related bodies, ठीक है, लॉ रिलेटेड बॉडी लाइक द लॉ कमीशन, ओके, अब इनके पांचों जो क्षमादान शक्तियां हैं उसको देखते हैं तो पॉर्डन्स क्षमा क्या होता है, तो बेसिकली राष्ट्रपति द्वारा क्षमा राज्य और दोष सिद्ध दोनों स्तर को समाप्त कर देती हैं तथा अपराधी को सभी दंड सजाओं अयोग्यताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। दंड परिवर्तन या कम्यूटेशन क्या है, तो दंड का परिवर्तन किया जाता है, सजा को बदलकर हल्का सजा कर देता है, यानी कि मृत्युदंड को कठोर दंड में कर दिया जाता है या कठोर कारावास को सरल कारावास में बदल दिया जाता है। लघु दंड या रिमेशन क्या है, तो बेसिकली इसमें सजा की अवधि को कम किया जाता है, ठीक है, उसकी प्रकृति को नहीं बदलना, जैसे कि 2 वर्ष का कठोर कारावास कम करके 1 वर्ष के कठोर कारावास में, तो इसे लघुकरण कहते हैं। दंड विराम क्या है, कुछ विशेष परिस्थितियों में मूल सजा की अपेक्षा कम सजा जैसे अपराधी की शारीरिक अक्षमता हो या महिला अपराधी की गर्भावस्था हो सॉरी। दंड विश्राम क्या है और रिप्राइव क्या है, तो दंड विश्राम सजा के निष्पादन को अस्थायी रूप से रोकना ताकि अपराधी को राष्ट्रपति से क्षमा या दंड परिवर्तन के लिए आवेदन करने का समय मिल सके, ओके अगला हम लोग फाइनेंशियल पावर देखेंगे, ठीक है, तो फाइनेंशियल पावर में मनी बिल की मैंने बात किया था, कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली द प्रायर परमिशन ऑफ द राष्ट्रपति रिकमेंडेशन होगा तब जो है वो आ पाएगा। बजट जो है एनुअल फाइनेंशियल बजट प्रेजेंट्स टू द लोकसभा इन द सेम ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके, नेम ऑफ द प्रेसिडेंट जो है बजट जो है उस पे पटल पे रखा जाता है सदन में, ठीक है, पार्लियामेंट में। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट हैड द यूटिलाइज कंट्रोल कैन सैंक्शंस एडवांसेस, ओके, आगे फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी 5 ईयर,
No demand for the grants can be made in the parliament without president recommendation. CAG report received and the laid before the parliament by the president. Supplementary access and the additional grant president authorities. Okay. Vote on account, vote on credit, exceptional grant, president approve the required. नेक्स्ट इमरजेंसी पावर में इनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं, तो नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल 352, ठीक है। ग्राउंड क्या, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिवेलियंस में जो है ये होता है, तो मैंडेटरी रिटर्न एडवाइस ऑफ द कैबिनेट होना चाहिए। ये बेसिकली कर दिए 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। लोकसभा मस्ट अप्रूव विद इन 1 मंथ के अंदर अप्रूवल मिलना चाहिए लोकसभा से। कैन कंटिन्यू इनडेफिनेटली विद द 6 मंथ रिन्यूबल, 6 महीने के बढ़ाते बढ़ाते अनंत काल के लिए बढ़ा सकते हो। आर्टिकल 19 राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड एक्सेप्ट इन द आर्म रेबेलियन, ठीक है। जब वार और कोई दूसरा अटैक करेगा भारत पे, तो जो है उस स्थिति में आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट को कट कर सकते हैं, लेकिन वो 20 और 21 को नहीं कर सकते, ठीक है। ओनली द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट, नॉट द पार्लियामेंट और द सुप्रीम कोर्ट। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बना देगा। नेक्स्ट प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 356, ग्राउंड क्या होगा, फेल्योर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स कैन बी द इम्पोज्ड ऑन द गवर्नर्स रिपोर्ट और द अदरवाइज, ड्यूरेशन 6 मंथ, ठीक है। नेक्स्ट 3 ईयर्स तक चल सकता है केवल, ठीक है। और जो है ये प्रेसिडेंट एज्यूम द स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर्स को प्रेसिडेंट होल्ड करेगा एंड पार्लियामेंट मेक स्टेट लॉ, ठीक है। इसमें फैक्ट क्या है कि प्रेसिडेंट रूल कैन कंटिन्यू अप टू द 3 ईयर्स बट रिक्वायर्ड पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 मंथ, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि भारत में कभी नहीं लगा है, 360 के अंतर्गत आता है। नेवर इम्पोज इन इंडिया टिल डेट, प्रेसिडेंट कैन इशू बाइंडिंग फाइनेंशियल डायरेक्शंस टू स्टेट्स, कैन रिड्यूस द सैलरीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स गवर्नमेंट्स एम्प्लॉइज, कैन रिड्यूस द सैलरीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, ऑल स्टेट मनी बिल मस्ट बी द रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट। आगे वाइस प्रेसिडेंट आ गया नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सॉरी यार, कॉन्स्टिट्यूशनल वाइसेस, ठीक है। तो इनकी देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो आर्टिकल 63 से 71 तक जो है वाइस प्रेसिडेंट डील करता है। 63 कहता है देयर शैल बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, और वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होगा, ठीक है। पोजीशन एंड स्टेटस क्या होगा, तो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। आर्टिकल 64, नॉट ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा बट द प्रेसिडेंट ओवर इट, ओके, एंड द रैंक्ड द नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट इन द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्शन कैसे होगा, आर्टिकल 66 के तहत, तो इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग द लोकसभा एंड द राज्यसभा मेंबर्स, ठीक है। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होगा। सीक्रेट बैलेट और ओपन बैलेट मतलब होता है कि ओपन बैलेट मतलब जो है इस पर बिप लागू होगा, बिप मतलब पार्टी का नज़र होगा, पार्टी के बिप के अनुसार, मतलब पार्टी जो कहेगी उसी को वोट देना है। लेकिन यहाँ सीक्रेट वोटिंग होता है राष्ट्रपति इसमें, ठीक है। इसमें सीक्रेट वोटिंग मतलब है कि कोई भी पार्टी का सदस्य किसी दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को वोटिंग कर सकता है, दैट्स द सीक्रेट वोटिंग एंड ओपन वोटिंग, ठीक है। अगला है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज डू नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है। तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते स्टेट वाले, ठीक है। और 35 साल मिनिमम एज होनी चाहिए उपराष्ट्रपति की। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आर्टिकल 66 और जो है 102 में बात की, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा का मेंबर बनने की काबिलियत होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मस्ट नॉट बी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है, वो किसी पद पे नहीं होने चाहिए। ओथ क्या है, तो आर्टिकल 69 जो है इसमें ओथ लेगा किसके सामने, प्रेसिडेंट के और उनके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति पे, ठीक है। टर्म एंड कंडीशन क्या है, 67, 5 साल का टर्म होगा। एलिजिबिलिटी फॉर द री इलेक्शन, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितनों बार भी चुने जा सकते हैं। कंटिन्यू अंटिल द सक्सेसर ऑफ द एज्यूम ऑफिस, ठीक है। ड्रॉ सैलरी एज द
चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा नॉट द वाइस प्रेसिडेंट। तो ध्यान रखना कि उसे उसे राज्यसभा के सभापति के तौर पे ही सैलरी मिलती है। आगे रिमूवल ऑफ द उपराष्ट्रपति तो कैसे होगा, आर्टिकल 67 बी बात करता है रिमूवल की। तो कैन बी रिमूव्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, पास्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ ऑल द 10 मेंबर्स, सॉरी देन मेंबर्स, ठीक है। तो रेजोल्यूशन लाएगा राज्यसभा में और उसकी मेजोरिटी से पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है लोकसभा उस पर एग्री हो, बस 14 डे का नोटिस रिक्वायर्ड होगा। अनलाइक द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नो इम्पीचमेंट प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पे कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं है। वैकेंसी आर्टिकल 68 इलेक्शन जो है मस्ट हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म्स, वैकेंसी ड्यू टू द डेथ रेजिग्नेशन एंड रिमूवल विद इन द 6 months। पावर एंड फंक्शंस, पावर एंड फंक्शंस एज चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, प्रेसाइडेड ओवर द राज्यसभा सेशंस, मेंटेन्स ऑर्डर एंड द डिसिप्लिन, डिसाइड द admissibility of the questions and the motions, casting vote in the case of tie, cannot vote over otherwise, ठीक है, वैसे वोट नहीं करते लेकिन कास्टिंग वोट जब टाइज हो जाता है यानी कि समान हो जाता है तो वोट। एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है, वो करेंगे तो 65 एंड 70 आर्टिकल के तहत एज ए प्रेसिडेंट। वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, और प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज, कैन फंक्शन एज ए प्रेसिडेंट अप टू द 6 month, ठीक है, उससे पहले चुनाव कराया होगा, until the new president elected, while the acting as a president, vice president does not perform their राज्यसभा ड्यूटीज, ठीक है। तो जब वो राष्ट्रपति रहेगा तो वहाँ नहीं जाएगा पार्लियामेंट में, मतलब राज्यसभा में नहीं जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है, आर्टिकल 78 इनसे संबंधित है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द रियल पावर इनके पास है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रखते हैं आर्टिकल 74 एंड 75 के तहत। पीएम इज द पिवोट ऑफ द इंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पाउल ऑपली कहते हैं, ठीक है। पीएम लिंक टू प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ब्रेज अथॉरिटी, ठीक है। सेंट्रल फिगर इन द पॉलिसी मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, डिप्लोमेसी, ओके। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर क्या है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, पीएम मस्ट बी द समन द कमांडिंग द मेजॉरिटी इन द लोकसभा, ठीक है। नो क्लियर मेजॉरिटी, इफ नो क्लियर मेजॉरिटी प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज द लिमिटेड डिस्क्रिएशन, ठीक है, वो अपना पावर यूज करेगा। पीएम होल्ड द ऑफिस लॉन्ग एज ही एंड सी एंजॉय द मेजॉरिटी सपोर्ट, ठीक है, उतना ही जब तक रहेगा बहुमत। पावर क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर इनका क्या है, तो एलोकेट्स मिनिस्टर्स एंड द पोर्टफोलियो टू मिनिस्टर्स, ठीक है। सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अपॉइंट की ऑफिस AGI NSA PS टू PM, कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है, इन सब के ऑफिशियल को नियुक्त करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है, तो लीडर्स ऑफ द लोकसभा होते हैं इफ MP हैं तो, और द की फिगर्स ऑफ द राज्यसभा, कंट्रोल द लेजिस्लेटिव एजेंडा एंड द इंट्रोड्यूस द गवर्नमेंट बिल। फाइनेंशियल पावर क्या है, तो फाइनल अथॉरिटी ऑन द बजट प्रपोजल बिफोर द कैबिनेट अप्रूव, ओके। फॉरेन अफेयर्स एंड द डिफेंस पावर क्या है, तो PM रिप्रेजेंट इंडिया इज अ ग्लोबल फोरम, ठीक है, UN G20 ब्रिक्स एंड SU, एंड डी फैक्टो हेड ऑफ द न्यूक्लियर कंपाउंड अथॉरिटी का, ठीक है, हेड है। एंड इमरजेंसी पावर क्या है, PM इज द मोस्ट क्रिटिकल फिगर ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। प्रेसिडेंट एक्ट बेस्ड ऑन द PM रिटन रिकमेंडेशन, आर्टिकल 44। कैबिनेट अथॉरिटी ऑन PM can dismiss any ministers by the asking president to remove his or her, can demand the resignation of the entire council of minister, okay। other important fact क्या है, real power of the Indian system flow to PM not the president, PM means first among the equals, premise inter pares, PM's authority is the strongest in the single party majority governments, okay, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंपोजिशन क्या होता है, तो यहाँ 3 कैटेगरीज हैं। कैबिनेट मिनिस्टर द रियल पावर होल्डर्स, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट अटैच टू द कैबिनेट मिनिस्टर। टोटल स्ट्रेंथ कैप्ड 15% होना चाहिए,
ये कहता है कि 91st कॉन्स्टिट्यूशन 2003 के द्वारा जो है केवल 15% ऑफ द लोकसभा हो सकता है मिनिस्टर, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 75 के तहत ये गवर्न होता है। ऑल मिनिस्टर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा, कैबिनेट फॉल्स इन इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास, ओके। Individual responsibility, minister accountable for the actions of the other departments, secrecy of the council of ministers, oath of the secrecy के लेते हैं, ठीक है। पावर एंड फंक्शंस क्या है, हाईलाइट द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द यूनियन, मेक्स नेशनल पॉलिसी अक्रॉस द सेक्टर्स, डिफेंस, फाइनेंस, एजुकेशन, वेलफेयर। कैबिनेट कमिटीज हैंडल द स्पेशलाइज्ड टास्क, ठीक है। तो ये सब का पॉलिटिकल अफेयर, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, अपॉइंटमेंट ऑफ द कमेटी, ठीक है, ये सब जो है हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जो है, ठीक है। 8 कमेटी जिसमें 6 की प्राइम मिनिस्टर, 2 का जो है होम मिनिस्टर करते हैं। कैबिनेट गवर्नेंस, ओके, रियल पावर लाइज टू कैबिनेट नॉट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कैबिनेट डिसीजन आर बीइंग बाइंडिंग ऑन द ऑल मिनिस्टर्स, ओके। और इम्पोर्टेंट फैक्ट, council of minister enjoy pleasure of the president but but practically of the PMs. Cabinet secretariat and the PMO play key role in the coordination. Cabinet is product of the conviction, not the explicit constitutional body, okay। और हम लोग एग्जीक्यूटिव का लास्ट टॉपिक देखते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 76 के तहत है, ठीक है। हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ इंडिया है, पार्ट्स ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव बट नॉट द फुल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट्स। AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मस्ट बी क्वालिफाइड एज द सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। 5 ईयर टर्म फॉर द हाई कोर्ट्स हों या 10 साल तक हाई कोर्ट एडवोकेट रहे हों या एक्सेप्शनल जूरिस्ट रहे हों, ठीक है। ड्यूटीज़ क्या क्या इनके, advises government of India on the legal matters, represents union in Supreme Court and the High Courts, appears in the presidential reference under Article 143, helps draft important bills, legal documents, constitutional amendments, okay। Next, rights and restriction, can participate in the parliament but cannot vote, can take the private cases but cannot appear against the government of India, no merit from the personal legal practice, not a salaried गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, तो ये अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑन द प्राइम मिनिस्टर एडवाइस, होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सॉलिसिटर जनरल इन इंडिया, सॉलिसिटर जनरल इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ओनली ए स्टैट्यूटरी, ओके। देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।